केशव नगर राज्य के छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें जब नदी के जल पर चमकती थी, तभी राघु अपनी पुरानी नाव लेकर घाट पर पहुंच जाता था। उसकी झुर्रियों वाले हाथ, जो वर्षों से नाव खेने के अभ्यस्त थे, आज भी उतनी ही कुशलता से पतवार थामते थे। राघु की आंखों में एक भोलापन था जो आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की रेखा तैरती रहती थी। आज कितने यात्री आएंगे, यह सोचकर वह हर रोज नदी किनारे बैठ जाता। दूर से दूसरे नाविकों की सजीदजी नावें दिखाई देती, जिनमें यात्रियों की भीड़ होती, लेकिन राघु की नाव, जिसमें सिर्फ एक पुरानी चटाई और 2 टूटे हुए बेंच थे, अक्सर खाली ही रहती। उस दिन भी वैसा ही था। शाम होने को आई थी और राघु ने पूरे दिन में केवल 2 यात्रियों को ही पार उतारा था। थके कदमों से वह अपने छोटे से घर की ओर लौट रहा था, जहां उसकी पत्नी नीलम उसका इंतजार कर रही थी। नीलम ने दूर से ही राघु के उदास चेहरे को पहचान लिया। वह भी एक आशा लिए खड़ी थी कि शायद आज कुछ अच्छा हुआ हो, लेकिन उसकी आशा ठीक वैसे ही टूट गई जैसे पिछले कई महीनों से टूट रही थी। आज भी वही हाल रहा क्या? नीलम ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो छिपाए नहीं छिपता था। राघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ नीलम, आज भी कुल 2 ही यात्री मिले। दोनों से आधा भाड़ा ही मिला क्योंकि वे बिल्कुल गरीब थे। नीलम ने अपने पति को अंदर आने का इशारा किया। छोटे से आंगन में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में दोनों बैठ गए। नीलम ने एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा भात और दाल परोसी। वह जानती थी कि यह भोजन 2 दिन और चलना था, फिर क्या होगा, यह सोचकर उसका मन विचलित हो उठा। राघु, उसने धीरे से कहा, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। कितने दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नाव पर कोई नहीं चढ़ता, जबकि गांव के दूसरे नाविकों की नावें हमेशा भरी रहती हैं। राघु ने थके हुए हाथों से अपना माथा सहलाते हुए कहा, क्या करूं नीलम, मैं भी तो यही सोचता रहता हूँ। मैं किसी से ज्यादा भाड़ा नहीं लेता, फिर भी लोग मेरी नाव में बैठना पसंद नहीं करते। नीलम उठी और अपने पति के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन प्यार भी था। तुम्हारी नाव पुरानी हो गई है राघु, दूसरे नाविकों की नावें नई हैं, रंगीन हैं, सजीदजी हैं। लोग उन्हीं में बैठना पसंद करेंगे। यह दुनिया दिखावे की है, भोलेपन की नहीं। राघु के चेहरे पर एक बेपसी की मुस्कान उभरी। लेकिन नीलम, मैं तो कम भाड़ा लेता हूँ। फिर भी, नीलम ने बात काटते हुए कहा, भाड़ा कम लेने से क्या होता है, लोग आराम और दिखावा चाहते हैं। और फिर अब हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। अभी तो हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? बच्चों की बात सुनकर राघु की आंखों में एक चमक आई और फिर तुरंत ही उदासी छा गई। तुम सही कहती हो नीलम, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नाव चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। नीलम गहरी सोच में डूब गई। उसने कहा, अभी तुम आराम करो, रात में इस बारे में और बात करेंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। राघु धीरे से उठा और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने वही खाली नाव घूम रही थी। नीलम बाहर आंगन में बैठी थी, जहां चांदनी फैली हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक संकल्प भी था। अगली सुबह जब राघु नदी की ओर जाने लगा, नीलम उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राघु, उसने कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ नदी के उस पार जाऊं। मेरी माँ एक प्रसिद्ध वैद्य थी, मुझे भी कई जड़ी बूटियों का ज्ञान है। नदी के उस पार जंगल में ऐसी कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। राघु की आंखों में एक नई आशा की किरण चमकी। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो नीलम? लेकिन हमारे गांव में तो बहुत से वैद्य हैं। हाँ, लेकिन कोई भी महिला वैद्य नहीं है, नीलम ने उत्साह से कहा। और फिर मेरी माँ के पास कई ऐसे नुस्खे थे जो दूसरों को नहीं मालूम। मैं उन जड़ी बूटियों से ऐसे औषधि बना सकती हूँ जो कम दाम में गरीबों को भी अच्छा इलाज दे सकें। राघु को यह विचार अच्छा लगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जड़ी बूटियां लाओगी और गांव वालों का इलाज करोगी।
इससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसे सारा गांव जमुना काकी के नाम से जानता था। क्षमा करना, जमुना काकी ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। नीलम ने जमुना काकी का स्वागत करते हुए कहा, आइए काकी, अंदर आइए। जमुना काकी अंदर आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक चमक थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ दूसरे गांव की प्रसिद्ध वैद्य थी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। तुम्हें भी जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ काकी, माँ ने मुझे कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, लेकिन मैं उनके जैसी कुशल वैद्य नहीं हूँ। जमुना काकी मुस्कुराई, बेटी, तुम्हारे अंदर वही प्रतिभा है जो तुम्हारी माँ में थी। हमारे गांव में कोई भी महिला वैद्य नहीं है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में औरतें पुरुष वैद्यों को नहीं बताना चाहती। तुम शुरू करो, देखना सफल होगी। राघु और नीलम की आंखों में एक नई आशा जगी। जमुना काकी ने आगे कहा, जब मन विचलित हो तब धैर्य रखो और शांत रहो। शांति से और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकल आता है। इतना कहकर जमुना काकी धीरे धीरे उठकर बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद राघु और नीलम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। मुझे लगता है कि जमुना काकी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, राघु ने कहा। नीलम उत्साहित होकर बोली, हाँ, कल से तुम मुझे अपनी नाव से नदी के उस पार छोड़ दिया करना। मैं वहाँ से जड़ी बूटियाँ लाऊंगी और गांव वालों का इलाज करूंगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, राघु ने खुशी से कहा। इससे मेरी नाव का भी उपयोग होगा और तुम्हारी जड़ी बूटियों से आमदनी भी होगी। हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। उस रात राघु और नीलम ने मिलकर एक छोटा सा कमरा साफ किया, जहां नीलम अपनी औषधियां बना सकती थी। राघु ने 4 पुराने बर्तन निकाले जो उसने कभी खरीदे थे, और नीलम ने उन्हें अच्छी तरह से धोकर तैयार किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी निकल ही रही थी कि राघु और नीलम नदी किनारे पहुंच गए। राघु की नाव में आज एक नया उत्साह था, जैसे वह भी इस नई शुरुआत का हिस्सा बनना चाहती हो। यह देखो, नाव भी आज खुश लग रही है, राघु ने हंसते हुए कहा। नीलम ने नाव में कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटा सा बुना हुआ थैला था, जिसमें वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली थी। ध्यान रखना, राघु ने कहा जैसे ही वह पतवार पकड़कर नाव खेने लगा। जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। चिंता मत करो, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जंगल के किनारे ही रहूंगी और देखना, कुछ बेहतरीन जड़ी बूटियां लेकर आऊंगी। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, एक दूसरी नाव उनके पास आ गई। उसमें गांव का एक और नाविक था, जिसकी नाव चमचमाती और रंगीन थी। अरे राघु, क्या हुआ? उसने चौंक कर पूछा। अपनी पत्नी के साथ कहीं गांव छोड़कर तो नहीं जा रहे हो? राघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मैं तो बस अपनी पत्नी को नदी पार जंगल में ले जा रहा हूँ। वहाँ से वह जड़ी बूटियां लाएगी और गांव में बीमारों का इलाज करेगी। दूसरे नाविक की आंखों में चमक आई। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह अपनी नाव खेता हुआ आगे निकल गया। कुछ ही देर में राघु की नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नीलम ने किनारे पर कदम रखा और राघु को हाथ हिलाकर विदा किया। शाम को इसी जगह मिलूंगी, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा, राघु ने कहा और अपनी नाव को वापस मोड़ लिया। नीलम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। यह जंगल उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज वह इसे एक नई नजर से देख रही थी। हर पत्ता, हर फूल, हर जड़ी उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद दिला रही थी। उसने अपने थैले में कई तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं, कुछ बुखार के लिए, कुछ पेट दर्द के लिए, कुछ चोट-मोच के लिए और कुछ खांसी जुकाम के लिए। उसकी आंखें उन जड़ी बूटियों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा रही थी।
जैसे वे उसकी पुरानी दोस्त हों। शाम होने से पहले नीलम वापस नदी किनारे पहुंच गई, जहां राघु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। देखो कितनी सारी जड़ी बूटियां मिल गईं। नीलम ने खुशी से अपना थैला दिखाते हुए कहा। राघु के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आज मेरे पास भी कुछ यात्री आए थे। शायद हमारी किस्मत पलटने लगी है। उस रात नीलम ने जड़ी बूटियों को छांटकर अलग अलग रखा और कुछ को पीसकर औषधि बनाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। अगले दिन से नीलम रोज राघु की नाव में बैठकर जंगल जाने लगी और शाम को जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर लौटने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। पहला मरीज एक छोटा बच्चा था जिसे बुखार था। उसकी माँ उसे लेकर नीलम के पास आई थी। नीलम ने जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी और अगले ही दिन बच्चा ठीक हो गया। फिर क्या था, गांव भर में नीलम की चर्चा होने लगी। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, लोग कहने लगे। राघु भी हर दिन अपनी नाव लेकर नदी किनारे जाता और अब उसके पास भी यात्री आने लगे थे। कुछ लोग तो खास तौर पर उसकी नाव चुनते क्योंकि वह नीलम का पति था। राघु की नाव में बैठो, तुम्हारी यात्रा शुभ होगी, लोग कहने लगे थे। एक दिन एक वृद्ध स्त्री अपने बीमार पति को लेकर नीलम के पास आई। वृद्ध व्यक्ति को भयंकर खांसी हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ थी। वृद्ध स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है कि तुम गरीबों का इलाज बहुत कम दाम में करती हो। मेरे पति को कुछ दिनों से यह भयंकर खांसी हो रही है, कोई इलाज करो। नीलम ने वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से देखा। उनकी आंखें लाल थीं, गला सूजा हुआ था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। काकी, आप चिंता न करें, नीलम ने कहा, मैं अभी इलाज करती हूँ। उसी समय जमुना काकी भी वहां आ पहुंची। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, उन्होंने वृद्ध स्त्री से कहा। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, ना जाने कितने लोग ठीक हो गए हैं। इससे नीलम ने अपने पास रखे बर्तनों में से एक औषधि निकाली और वृद्ध स्त्री को दी। इसे शाम को सोने से पहले अपने पति को पिला देना, रात भर में आराम मिल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, वृद्ध स्त्री ने कृतज्ञता से कहा। जब वृद्ध स्त्री और उनके पति जाने लगे तो जमुना काकी बोली, तुम इन्हें अकेले कैसे ले जाओगी? चलो मैं मदद करती हूँ। जमुना काकी, आप सचमुच इस गांव की सबसे दयालु महिला हैं, नीलम ने कहा। हमेशा सबकी मदद करती हैं। जमुना काकी मुस्कुराई। मुझे दूसरों की सहायता करने में बहुत शांति मिलती है बेटी, तुम भी तो वही कर रही हो। उस रात नीलम और राघु ने अपनी दिन भर की कमाई गिनी। यह पहले से कहीं ज्यादा थी। देखा, राघु ने खुशी से कहा, हमारी किस्मत सचमुच बदल रही है। नीलम भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसने औषधि देते समय वृद्ध व्यक्ति की हालत देखी थी और उसे लगा था कि उनकी बीमारी बहुत गंभीर है। काश उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अगली सुबह जब नीलम अपने रोज के काम में व्यस्त थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश था। मुखिया जी, आप इतनी भीड़ के साथ क्यों आए हैं? नीलम ने चौंक कर पूछा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, मुखिया ने गुस्से से कहा। मैं आपकी बात नहीं समझी, नीलम ने घबराकर कहा। कल तुमने उस वृद्ध स्त्री के पति को कुछ जड़ी बूटियां दी थी ना? मुखिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, उन्हें खांसी थी, अब तक ठीक हो गए होंगे, नीलम ने आशा से कहा। मुखिया की आंखों में क्रोध भरा था। हाँ, हमेशा के लिए ठीक हो गए। तुम्हारी दवा खाकर वे स्वर्ग सिधार गए क्या? नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा खांसी के लिए देती हूँ। मुखिया जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, नीलम की आवाज कांप रही थी। लेकिन कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तभी जमुना काकी भी वहां आ पहुंची। देखो नीलम, तुम्हारी जड़ी बूटियों से ही इस वृद्ध की मृत्यु हुई है और अब उसकी पत्नी अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। तुम्हें इसे 20 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? राघु, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, उसने हैरानी से पूछा। नीलम का इसमें क्या दोष? उसने तो हमेशा की तरह ही दवा दी थी। मुखिया ने अपना हाथ उठाकर राघु को चुप कराया। दोष हो या ना हो, जड़ी बूटियां इसकी ही थी। न्याय यही कहता है कि इसे हर्जाना देना होगा। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा घर बेचकर इसकी भरपाई की जाएगी। इतना कहकर मुखिया और उसके साथी वहां से चले गए। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। राघु भी सन्न था। मैंने वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा देती हूँ। नीलम ने रोते हुए कहा। पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे ऐसा हो गया। राघु ने नीलम को अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ नीलम, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई गलती हुई होगी या फिर। वह रुक गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे राघु? नीलम ने पूछा। 20 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? इतनी बड़ी रकम हमारे पास कभी नहीं रही। इतने में जमुना काकी, जो अभी तक वहीं खड़ी थी, ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो। हमारे गांव का साहूकार बहुत दयालु है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। तुम दोनों उससे जाकर मदद मांगो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। राघु और नीलम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, नीलम ने कहा। आपने हमें सही उपाय बताया। जमुना काकी ने प्यार से नीलम के सिर पर हाथ फेरा। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अब तुम दोनों देर मत करो। मुखिया ने समय बहुत कम दिया है। इतना कहकर जमुना काकी वहाँ से चली गई। राघु और नीलम भी तुरंत साहूकार के घर की ओर निकल पड़े। साहूकार के विशाल हवेली जैसे घर के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। यह घर पूरे गांव में सबसे बड़ा और सबसे शानदार था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चमकदार खिड़कियां, यह सब देखकर उनका मन थोड़ा डर गया। चलो अंदर चलते हैं, राघु ने हिम्मत बटोरकर कहा। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उन्हें रोका। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? हमें साहूकार जी से मिलना है, राघु ने विनम्रता से कहा। नौकर ने उनके फटे पुराने कपड़े देखे और मुंह बिचका लिया। साहूकार जी ऐसे गरीब लोगों से नहीं मिलते। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है? रघुवीर, किससे बात कर रहे हो? साहब, कुछ गरीब लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, नौकर ने कहा। अंदर भेज दो, आवाज आई। नौकर ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और राघु और नीलम को अंदर जाने का इशारा किया। साहूकार एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसका मोटातगड़ा शरीर, चमकदार वस्त्र और उंगलियों में चमकती अंगूठियां उसके धन और प्रभाव को दर्शा रही थी। आओ आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम राघु हो ना, वही नाविक? और यह तुम्हारी पत्नी नीलम, जिसने कल एक वृद्ध को जहर दे दिया? नीलम सिहर उठी। साहूकार जी, मैंने जहर नहीं दिया था। वह तो। साहूकार ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? राघु ने घुटने टेककर हाथ जोड़े। साहूकार जी, हमें 20 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। मुखिया जी ने हमें 2 दिन का समय दिया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहनत करके एक एक पाई चुका देंगे। साहूकार की आंखों में एक चमक आई। 20 स्वर्ण मुद्राएं? उसने नीलम की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे लगा था कि तुम कम से कम 50 स्वर्ण मुद्राएं मांगोगी। तुम्हारा दाम तो इससे कहीं अधिक है। नीलम ने सिर उठाकर हैरानी से देखा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साहूकार जी। साहूकार कुटिल मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अरे मूर्ख, अभी नहीं समझ पा रही है? कोई बात नहीं, जल्द ही समझ में आ जाएगा। फिर जोर से बोला।
कहने का मतलब यह है कि तेरे दाम इससे कहीं ज्यादा है। राघु को भी कुछ समझ नहीं आया। साहूकार जी, आप किस दाम की बात कर रहे हैं? हम तो बस ऋण मांगने आए हैं। साहूकार हंसा। अरे भाई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम दोनों बहुत भोले हो। उसने एक थैली निकाली और नीलम की ओर बढ़ा दी। यह लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। और सुनो, अगर और भी आवश्यकता हो तो बेझिझक आना। नीलम ने थैली ली और साहूकार को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? साहूकार ने कहा, यह तो मेरा धर्म है, गरीबों की सहायता करना। राघु और नीलम वहाँ से निकलकर सीधे मुखिया के घर पहुँचे। मुखिया जी, ये लीजिए 20 स्वर्ण मुद्राएं। राघु ने थैली सामने रखते हुए कहा। मुखिया चौंका। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर लिया तुमने? हमारे गांव के भले साहूकार जी ने हमारी सहायता की है, नीलम ने कहा। मुखिया ने मुद्राएं गिनी और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ, जब जब गांव में मुसीबत आती है, साहूकार ही सहायता करता है। हर गांव में साहूकार जैसा व्यक्ति होना ही चाहिए। राघु और नीलम चुपचाप वहां से निकल आए। दोनों के मन में अभी भी उस वृद्ध की मृत्यु का गम था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी कि वे अपने घर को बचा पाए थे। अगली सुबह नीलम बहुत जल्दी उठी। उसके मन में अभी भी वृद्ध की मृत्यु का सदमा था। राघु, उसने अपने पति से कहा, जो अभी नींद से उठ रहा था, आज मैं जंगल की गहराई तक जाऊंगी। जब से मेरी जड़ी बूटी खाकर उस वृद्ध की मौत हुई है, मैं बहुत सचेत हो गई हूँ। मुझे अच्छी तरह से जड़ी बूटियों का परीक्षण करना है, ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। राघु ने चिंतित होकर कहा, ज्यादा जंगल की गहराई में मत जाना नीलम, वहाँ कई खतरनाक जानवर होते हैं। और अगर तुम्हें देर हो जाए तो तुम चिंता मत करो, नीलम ने आश्वासन दिया। मैं सावधानी बरतूंगी। शाम तक वापस आ जाऊंगी। उन्होंने जल्दी जल्दी सुबह का भोजन किया और फिर नदी की ओर निकल पड़े। राघु नीलम को नदी के उस पार छोड़ आया। याद रखना, शाम से पहले वापस आ जाना। राघु ने याद दिलाया। हाँ, मैं वापस आ जाऊंगी, नीलम ने कहा और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में नीलम ने कई जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा और परखा। वह अपने साथ एक छोटी किताब भी लाई थी, जिसमें उसकी माँ ने विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था। वह हर एक जड़ी बूटी को किताब से मिलाकर देखती और फिर अपने थैले में रखती। उसने इस बार कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी देखीं, जिन्हें वह पहले कभी नहीं लाई थी। इन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद ही इस्तेमाल करूंगी, उसने सोचा। दोपहर हो गई थी और नीलम अभी भी जंगल में ही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी, जहां उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी दिखाई दी, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था कि यह बहुत दुर्लभ है और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। जैसे ही वह उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए झुकी, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। नीलम ने एक झाड़ी के पीछे से एक आदमी को निकलते हुए देखा, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? नीलम ने डरते हुए पूछा, पीछे हटते हुए। इस बात का जवाब तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा और नीलम की ओर बढ़ता गया। नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश ने अपने हाथ में रखी चीज को उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक अजीब सी गंध आई और नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब नीलम की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह किसी चलती हुई गाड़ी में है। उसके सिर में तेज दर्द था और आंखें धुंधली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों की धुंध छंटी और उसने देखा कि वह एक अनजान कमरे में है, जो किसी पुरानी हवेली का हिस्सा लग रहा था। कमरे में दो और स्त्रियां भी थी, जो एक दरी पर बैठी थी और डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी।
मैं कहाँ हूँ? नीलम ने कमजोर आवाज में पूछा। एक स्त्री ने जवाब दिया, तुम्हारा अपहरण किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा हुआ था। मगर क्यों? मेरा क्यों? नीलम ने बेचैनी से पूछा। यह तो हमें भी नहीं पता, दूसरी स्त्री ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नीलम का दिल धड़क उठा। दरवाजे पर साहूकार खड़ा था और उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति भी था जिसके कपड़े अमीरों जैसे थे। तुम? नीलम ने साहूकार को देखकर कहा। तुम वही साहूकार हो जिसने मुझे 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? साहूकार मुस्कुराया। बिल्कुल सही पहचाना। अरे भाई, मैंने तो तभी कहा था कि तुम्हारी कीमत 20 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। क्या बकवास कर रहे हो? नीलम चिल्लाई। मैंने तो तुम्हें तभी इशारा कर दिया था। साहूकार ने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा। अब यह नहीं समझी तो मैं क्या करूं? फिर उसने अपने साथी से पूछा। हाँ तो बताओ, इन तीनों में से कौन सी स्त्री तुम्हें पसंद है? अजनबी ने नीलम को गहरी नजरों से देखा। यह स्त्री सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। नीलम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे और बाकी स्त्रियों को क्यों उठाया गया था। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था तुम इसी पर हाथ रखोगे। इसका नाम है नीलम। यह गांव की सबसे सुंदर स्त्री है, मगर यह तुम्हें नहीं मिलेगी। इसे मैं एक खास आदमी के लिए उठाकर लाया हूँ। अजनबी ने निराश होकर दूसरी स्त्री की ओर इशारा किया। अच्छा, तो मुझे यह भी पसंद है। ठीक है, साहूकार ने कहा। इसकी कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अजनबी ने तुरंत पोटली निकाली और दे दी। साहूकार ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उस स्त्री के मुंह पर फेंक दिया। वह बेहोश हो गई। चलो, अब तुम बाहर जाओ, साहूकार ने कहा। मेरे आदमी इसे तुम्हारी गाड़ी तक पहुंचा देंगे। और सुनो, रास्ते में इसे होश तो नहीं आएगा ना? अजनबी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, साहूकार ने आश्वासन दिया। जो चीज दी है वह कल सुबह से पहले बिल्कुल नहीं उठने वाली। इसे होश तुम्हारी हवेली में ही आएगा। अजनबी संतुष्ट होकर मुस्कुराया। चलो, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तक जो भी लड़कियां तुमसे ली है, उनमें से कोई भी भागने में सफल नहीं हो पाई। साहूकार भी मुस्कुराया। चलो भाई, राम राम। अजनबी चला गया और बाकी की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। नीलम भी भय और क्रोध से कांप रही थी। मैं समझ गई, उसने साहूकार से कहा। जंगल में नकाबपोश तुम ही थे? हाँ, मैं ही था, साहूकार ने घमंड से कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नीलम ने क्रोध से कहा। गांव में तुम एक इज्जतदार आदमी कहे जाते हो। अगर गांव वालों को तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया तो क्या होगा? साहूकार हंसा। चिंता मत कर नीलम, इस जन्म में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा असली धंधा कर्ज देना नहीं, सुंदर लड़कियों को उठाकर बेचना है। नीलम के मन में एक ख्याल आया। और वह बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मेरी जड़ी बूटी से मौत हुई, क्या वह भी तुम्हारी चाल का हिस्सा था? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। हाँ, मैंने ही तुम्हारी जड़ी बूटी में जहर मिला दिया था। मुझे पता था कि तुम मुद्राओं के लिए मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें यहाँ तक लाने का एक अवसर पा जाऊंगा। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक निर्दोष बूढ़े की जान ले ली सिर्फ अपने घिनौने मकसद के लिए। साहूकार ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैं तो चला, कल सुबह तुम्हारे लिए एक खास मेहमान आएगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। नीलम की चीख उसी कमरे में दब कर रह गई। वह अपने आंसुओं में डूब गई, निराशा और भय से भर गई। दूसरी ओर शाम हो गई थी और राघु जंगल में नीलम को खोजने पहुंचा था। उसने हर जगह उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीलम, ओ नीलम, उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही लेकिन केवल प्रतिध्वनि ही वापस आई। वह पागलों की तरह जंगल में नीलम को खोजने लगा। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा लेकिन नीलम का कहीं पता नहीं था। अंधेरा बढ़ने लगा और राघु का दिल बैठने लगा।
थक-हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, नीलम कहाँ चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह हमेशा तो नदी के किनारे मिलती थी। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। हे भगवान, मेरी नीलम को सुरक्षित रखना। इतना कहकर राघु की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए एक थैले पर पड़ी। यह थैला, यह तो नीलम का है। राघु चौंक कर थैले के नजदीक गया। उसने देखा कि थैला बिल्कुल खाली था। इससे पहले जब भी मैं आया था तो नीलम का थैला जड़ी बूटियों से भरा हुआ होता था। राघु ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। राघु जमीन को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पांव के निशान कुछ दूरी पर जाकर गीली मिट्टी से गायब हो चुके हैं। लेकिन उसकी नजर दूसरे पांव के निशान पर पड़ी जो नीलम के पांव के निशानों से अलग थे। इसका मतलब यहाँ पर नीलम के अलावा कोई और भी मौजूद था। राघु ने सोचा और उन निशानों का पीछा करने लगा। वह गहरे जंगल में पहुंचा जहां उन निशानों के साथ साथ दो पहियों के निशान भी थे। यह क्या? लगता है यहाँ पर कोई गाड़ी आई थी, राघु ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब यह है कि नीलम का अपहरण किया गया है। राघु के मन में एक भयानक विचार आया। वह हांफता हुआ गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में डर और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। वह सीधे मुखिया के घर की ओर गया। मुखिया जी, मुखिया जी, राघु ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिल्लाया। मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। मेरी पत्नी नीलम वह जंगल में खो गई है। वहाँ कुछ अजीब हुआ है। मुखिया ने राघु को शांत कराया और उसे अंदर बुलाया। राघु ने हड़बड़ाते हुए सारी बात बताई, कैसे नीलम जंगल गई थी, कैसे वह शाम को नहीं लौटी, कैसे उसे खाली थैला मिला और कैसे वहाँ किसी अजनबी के पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे। मुखिया ने राघु की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में संशय भी था। नहीं नहीं, मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी राघु। जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वह बड़ा घना है। वहाँ गाड़ी कैसे जा सकती है? लेकिन मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राघु ने जोर देकर कहा। वहाँ किसी अन्य व्यक्ति के पैरों के निशान थे और गाड़ी के पहियों के निशान भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुखिया ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, देखो, तुम्हारी पत्नी के न मिलने का मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसे। नहीं नहीं, राघु ने बात काटी। अगर कोई जानवर होता तो वहाँ खून के निशान होते या कुछ और संकेत होते, लेकिन वहाँ सिर्फ पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे। मुखिया जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुखिया ने गहरी सांस ली। ठीक है राघु, कल सुबह हम तुम्हारे साथ उस जगह चलेंगे और खुद देखेंगे। राघु को थोड़ी तसल्ली हुई। वह घर लौट आया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार नीलम के बारे में सोचता रहा। उसके दिल में डर और चिंता का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह मुखिया और कुछ गांव वाले राघु के साथ जंगल गए, लेकिन रात को भारी बारिश हुई थी जिसने सारे निशान मिटा दिए थे। देखा, मुखिया ने कहा, यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। राघु निराश हो गया। अब देखिए, कुछ देर पहले तक तो यही थे। शायद बारिश में मिट गए होंगे। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो राघु, मैं तुम्हारा केवल मन रखने के लिए यहाँ आया था। मेरा मन तो अब भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा। अब रात होने वाली है, चलो घर चले। राघु भारी मन से गांव लौट आया। गांव में उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जंगल में और क्या होगा भाई, लोग कहते। जरूर नीलम किसी जानवर का शिकार बन गई होगी। निराश और टूटा हुआ राघु जमुना काकी के पास गया। वह जानता था कि जमुना काकी उसकी हमेशा मदद करती थी। काकी, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। राघु ने दुहक से कहा, मैं क्या करूं? मेरी नीलम, वह
जमुना काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गांव वाले माने या न माने, मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ। अगर तू कह रहा है तो जरूर कुछ हुआ होगा। राघु की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सच में काकी? तो क्या करूं मैं? जमुना काकी ने उसे अपने पास बिठाया। मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर तुझे सच में लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो तू जाकर राजमहल में राजा हिम्मत सिंह से बात कर, शायद वे तेरी मदद करें। लेकिन जमुना काकी, मैं राजा हिम्मत सिंह को क्या दिखाऊंगा? राघु ने निराशा से कहा। बारिश ने तो सब कुछ मिटा दिया है। मुझे डर है कि वे भी मेरी बात नहीं मानेंगे। जमुना काकी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। फिर भी एक बार कोशिश कर देख। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। राघु ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह सीधे घर की ओर चला, मन में बेचैनी लिए। उस रात जब राघु अपने खाली घर में अकेला बैठा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघु ने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? राघु ने हैरानी से पूछा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम यह बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो। राघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने साधु को अंदर आने का निमंत्रण दिया। वह साधु से अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कैसे नीलम एक वैद्य बनी, कैसे एक वृद्ध की मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए और कैसे नीलम जंगल में गायब हो गई। साधु ने राघु की पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है राघु। राघु की आंखों में आशा की चमक आई। क्या मैं अपनी पत्नी को वापस पा सकता हूँ? साधु महाराज, साधु ने गंभीरता से कहा, एक रास्ता है, एक पहेली है। अगर तुमने उसे हल कर लिया तो नीलम तुम्हें मिल जाएगी। कैसी पहेली? राघु ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, अपने गांव जाओ। उस व्यक्ति को देखो जो गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला है। उस पर नजर रखना। तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए भला होगा, लेकिन समाज के लिए खतरा होगा। देखने के बाद धैर्य रखना और फिर सीधे राजमहल चले जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। राजमहल? मेरी पत्नी वहां कैसे पहुंची साधु महाराज? राघु ने हैरानी से पूछा। और अगर मैं सीधे चला जाऊं तो तुम जीवित लौट कर नहीं आओगे, साधु ने गंभीरता से कहा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया जैसे हवा में मिल गया हो। राघु सोच में डूब गया। गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला? वह बुदबुदाया, ऐसा तो केवल साहूकार ही है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, उसे दयालु और भला कहता है। उस रात राघु गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में वही वाक्य गूंजता रहा, गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला। रात के अंधकार में राघु ने एक निर्णय लिया। वह साहूकार की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पीछे से दीवार फांदकर वह अंदर पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ क्षण बाद मुख्य द्वार खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। राघु ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा काम कर दिया है, नकाबपोश ने साहूकार से कहा, लेकिन मेरा हिस्सा अब तक नहीं मिला। अरे तो जब राजकुमार मेरा हिस्सा देंगे तब तो मैं तुम्हें भी दूंगा ना, साहूकार ने कहा। नकाबपोश की नजर साहूकार के हाथ में चमकती अंगूठी पर पड़ी। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो किसकी है? राजकुमार की है, साहूकार ने घमंड से कहा। नीलम की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे भेंट में दी थी। राघु के कानों में नीलम शब्द सुनकर बिजली दौड़ गई। उसने और करीब से सुनने की कोशिश की। तो इसे मुझे दे दो, नकाबपोश ने कहा। मुझे हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए, यह अंगूठी मैं नहीं दूंगा, साहूकार ने अड़कर कहा। यह मुझे बहुत पसंद है, मैंने खास तौर पर उनसे मांगी थी। अगर मैंने तुम्हारा रहस्य खोल दिया तो क्या होगा जानते हो?
नकाबपोश ने धमकी दी। साहूकार डर गया और कांपते हाथों से अंगूठी उसे सौंप दी। नकाबपोश वहां से चला गया। राघु दबे पांव उस नकाबपोश के पीछे हो लिया। वह व्यक्ति एक साधारण से घर में घुसा। राघु ने जब घर को देखा तो हैरान रह गया। यह तो जमुना काकी का घर था। राघु भी घर में दाखिल हो गया और देखा कि नकाबपोश ने नकाब हटा लिया है। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नकाबपोश और कोई नहीं, स्वयं जमुना काकी थी। अंगूठी रखकर जमुना काकी ने अपने वेश बदले और एक संदूक में से कुछ निकालने लगी। राघु ने अवसर का लाभ उठाया और अंगूठी उठाकर वहां से निकल गया। राघु के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। जमुना काकी भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। उसने सोचा, उन्होंने ही नीलम को जड़ी बूटी बेचने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने ही साहूकार के पास जाने की सलाह दी थी। और अब नीलम राजमहल में है, राजकुमार के पास। अब राघु को साधु की पहेली समझ में आ गई थी। वह तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। अंगूठी को मजबूती से पकड़े हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजा से मिलने की अनुमति मांगी। शुरू में पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास राजकुमार की अंगूठी है तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दरबार में उस समय राजा हिम्मत सिंह टहल रहे थे। दरवाजा खुला और राघु प्रवेश कर गया। कौन हो तुम? राजा ने चौंक कर पूछा। और इतनी रात गए हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? राघु घुटनों पर गिर गया। महाराज, महाराज, मैं एक फरियादी हूँ। न्याय की उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कृपया करके मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा ने गंभीरता से कहा, हम अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते हैं, इसीलिए तो दरबार सबके लिए खुला है। बताओ, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? राघु ने साहस बटोरा। महाराज, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया है। वह इस समय आपके ही महल में है और जबरन लाई गई है। राजा हिम्मत सिंह एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजा ने क्रोध से पूछा। महाराज, यह बकवास नहीं है, राघु ने दृढ़ता से कहा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पुत्र राजकुमार अशोक को बुलाइए, वही मेरी पत्नी को खरीद कर लेकर आए हैं। राजा ने अविश्वास से सिर हिलाया। हमारा पुत्र ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? राघु ने हिम्मत बटोरी। महाराज, अक्सर राजाओं की संतानें जमीन की सच्चाई से दूर हो जाती हैं, यही सोचकर कि उनके पिता राजा हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। राजा की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। ठीक है, उन्होंने गंभीरता से कहा, और याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अब बताओ, तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है? राघु ने अपनी पत्नी का विवरण दिया। उसकी सुंदरता, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी मुस्कान। वह इतने प्यार और विस्तार से बताता गया कि राजा को भी प्रभावित होना पड़ा। तभी राजा हिम्मत सिंह को कुछ याद आया। ऐसी ही एक स्त्री को तो राजकुमार अशोक हाल ही में लेकर आया था, लेकिन उसने तो कहा था कि वह विधवा है और उसे सती होने से बचाया गया है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को राजकुमार अशोक को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजकुमार अशोक दरबार में प्रवेश किया। वह अपने पिता को देखकर झुक गया। पिताजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। राजा ने राघु की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसकी पत्नी का अपहरण करवाया है और उसे यहाँ लाए हो। राजकुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पिताजी, आप मानते हैं कि मैं इतना नीच कार्य कर सकता हूँ? यह आदमी झूठ बोल रहा है। राजा ने गंभीरता से कहा। मन तो नहीं मान रहा अशोक, लेकिन आरोप गंभीर है। जाओ, चुपचाप जाकर उस स्त्री को बुलवाओ जिसे तुम हाल ही में लेकर आए थे। राजकुमार अशोक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वहां से चला गया। कुछ ही देर में नीलम को दरबार में लाया गया। राघु उसे देखते ही पहचान गया और उसकी ओर दौड़ा। नीलम। नीलम ने राघु को देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह चुप रही। राजा ने नीलम से कहा,
सच बोलना बेटी, डरना बिल्कुल मत। अगर हमारा पुत्र दोषी हुआ तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है। बताओ, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा पति है? नीलम ने डरते हुए राजकुमार की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। फिर उसने नीची नजरों से कहा, नहीं महाराज, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। राघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम, नीलम देखो, तुम डरो मत। क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना, बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो। नीलम मौन रही, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी राघु को अंगूठी याद आई। महाराज, उसने कहा, क्या आपने अपने पुत्र से पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है जो आपने उसे जन्मदिन पर दी थी? राजा हिम्मत सिंह की नजर राजकुमार की उंगली पर गई जहाँ अंगूठी नहीं थी। मेरी दी हुई अंगूठी कहाँ है राजकुमार? राजा ने पूछा। राजकुमार ने घबराकर कहा, वो मैंने एक गरीब को दान कर दी पिताजी। आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। राघु ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली। अच्छा, तो फिर यह अंगूठी मेरे पास कैसे आई? क्या आपने मुझे दान की थी? राजकुमार अशोक कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने क्रोध से पूछा, सच बोलो अशोक, अब तुमसे तुम्हारा पिता नहीं, एक राजा बात कर रहा है, सच बताओ। राजकुमार ने घुटनों पर गिरकर सब कुछ उगल दिया। कैसे उसने साहूकार के साथ मिलकर औरतों का व्यापार किया, कैसे नीलम को खरीदा, और कैसे उसने नीलम को धमकाया था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके पति को मार देगा। नीलम भी आगे आई। महाराज, इसने मुझे धमकाया था, कहा था कि मेरे पति को मार देगा। मुझे साहूकार से खरीद कर लाया गया है। वो औरतों का व्यापार करता है। राजा हिम्मत सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तैयार हो जाओ, हम उसी गांव में चलेंगे और उस साहूकार को सरेआम मौत की सजा देंगे। और राजकुमार अशोक, अब यह अपराधी है, इसे भी घसीट कर लेकर चलो। राजकुमार अशोक ने अपने पिता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में राजा अपनी सेना के साथ गांव पहुंच गए। साहूकार को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। साहूकार, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। राजा हिम्मत सिंह ने क्रोध से कहा, तुम जैसे लोग समाज में कलंक हैं। गरीबों की मदद करने का ढोंग करके तुम निर्दोष स्त्रियों का अपहरण करते हो और उन्हें बेचते हो। साहूकार थरथर कांप रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। धन के लालच में अंधा हो गया था। गलती हो गई हुजूर, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी, राजा ने कठोरता से कहा। तभी राघु आगे बढ़ा। महाराज, एक और दोषी बचा है जो हमेशा साहूकार का साथ देता था। कौन? राजा ने पूछा। वो जो सामने वाले घर में रहती है महाराज। जमुना काकी, राघु ने कहा। सैनिक जमुना काकी को लेकर आ गए। जमुना काकी ने जब राघु को देखा तो उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ झलका। राघु, तू क्या कर रहा है? मैं तेरी काकी हूँ, मैंने तो हमेशा तेरी मदद की। जमुना काकी ने दुहक का नाटक करते हुए कहा। काकी, मैंने साहूकार से बात करते सुना था और मैंने आपको नकाब हटाते भी देखा। वही अंगूठी जो आपने साहूकार से ली थी, उसी ने मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दिया, राघु ने दृढ़ता से कहा। जमुना काकी का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह क्रोध था। हाँ, मैंने ही सब किया। नीलम को जड़ी बूटी बेचने को उकसाया, फिर उस वृद्ध को मरवाने के लिए जड़ी बूटी में जहर मिलवाया, सब मेरी ही चाल थी। गांव के लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे हैरानी से जमुना काकी को देख रहे थे। वही जमुना काकी जिसे वे सबसे दयालु और भली समझते थे, आज एक निर्दयी अपराधी के रूप में सामने थी। राजा हिम्मत सिंह ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और साहूकार व जमुना काकी का अंत कर दिया। राजकुमार अशोक कांपने लगा। उसके चेहरे पर अपने पिता का क्रोध और पश्चाताप दोनों दिख रहे थे। अब कांपने से कुछ नहीं होगा, अपराधी अशोक, राजा ने अपने पुत्र से कहा। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है।
राजा ने आंखों में आंसू लिए अपने ही पुत्र का वध कर दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ उन सभी स्त्रियों को आजाद करो जिन्हें झूठ बोलकर महल में लाया गया था। राघु और नीलम एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अगले दिन राजा हिम्मत सिंह ने राघु और नीलम को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने अपने गुनहगार पुत्र के कारण हुए दुख के लिए उनसे क्षमा मांगी और उन्हें धन दौलत देकर सम्मानित किया। राघु, तुम्हारी हिम्मत और साहस ने कई बेगुनाह स्त्रियों की जान बचाई है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य का न्याय दूत नियुक्त करता हूँ, ताकि तुम अन्य गांवों में जाकर ऐसे ही अन्याय और अपराध को रोक सको। नीलम को भी राजा ने राजवैद्य का सम्मान दिया। तुम्हारी माता की तरह तुम्हारे अंदर भी वैद्य की कला है। अब तुम राज्य के सभी लोगों का इलाज कर सकोगी और अपनी माँ के ज्ञान को आगे बढ़ा सकोगी। राघु और नीलम दोनों ने राजा का आभार प्रकट किया। उनके मन में अभी भी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ताजा थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई दिशा थी, एक नया रास्ता। वे दोनों अपने गांव लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कल तक जिन दो लोगों को वे गरीब और अभावग्रस्त समझते थे, आज वे राजा द्वारा सम्मानित होकर लौटे थे। साहूकार और जमुना काकी के बारे में सच्चाई जानकर पूरा गांव स्तब्ध था। राघु ने नदी किनारे एक नई नाव का निर्माण करवाया, जिसे आशा की नाव नाम दिया गया। यह नाव अब गांव की सबसे सुंदर और आरामदायक नाव थी। लेकिन राघु ने अपने पुराने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। वह अब भी गरीबों से कम भाड़ा लेता था। नीलम ने गांव में एक बड़ा औषधालय खोला, जहां राज्य भर से लोग इलाज कराने आते थे। वह अपनी माँ की किताबों और ज्ञान को आगे बढ़ाती और कई नई जड़ी बूटियों के उपयोग खोजती। समय बीतता गया। राघु और नीलम के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उनके घर में अब खुशहाली थी, समृद्धि थी। वे अपने अनुभवों से सीखकर गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करते थे। एक दिन जब राघु अपनी आशा की नाव से यात्रियों को पार करा रहा था, उसने नदी के बीच एक अजीब सी आकृति देखी। जैसे जैसे नाव उस आकृति के पास पहुंची, राघु ने देखा कि वह वही साधु था जिसने उसे पहेली सुलझाने का रास्ता बताया था। साधु महाराज आप? राघु ने हैरानी से कहा। साधु मुस्कुराए। क्यों राघु, क्या सच्चाई की नाव सफलतापूर्वक पार लग गई? राघु ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ महाराज, आपके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया। लेकिन आप कौन हैं? आप हमेशा सही समय पर कैसे आ जाते हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, मैं वही हूँ जो समय पर आता है, कभी समस्या के रूप में, कभी समाधान के रूप में। जिस नाव में तुम बैठे हो वह भी जीवन की नाव है और उसका नाविक ईश्वर है। इतना कहकर साधु नदी की लहरों में विलीन हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। राघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन में आई हर परेशानी, हर समस्या एक अर्थ रखती थी और उसकी नाव, उसकी आशा की नाव, उसे हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। केशव नगर राज्य के उस छोटे से गांव में, जहां कभी एक गरीब नाविक और उसकी पत्नी रहते थे, अब राघु और नीलम के नाम से एक नई कहानी शुरू हुई थी। सच्चाई, साहस और आशा की कहानी। उनकी आशा की नाव अब भी उस नदी पर चलती है और हर यात्री जो उसमें बैठता है अपने साथ एक संदेश ले जाता है। जीवन की नदी में भले ही कितने भी तूफान आए, आशा की नाव कभी डूबती नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बटन को लेफ्ट ड्रैग करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को और भी व्यूअर्स तक पहुंचाए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सोनपुर राज्य के हृदय में बसा कनकपुर गांव मानो प्रकृति माता का स्वयं का आशीर्वाद था। चारों ओर हरे भरे जंगल, बीच में सुनहरे खेत और उन खेतों के मध्य में बहती थी एक मीठे पानी की धारा।
गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह भूमि इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पत्थर बोने से भी सोना उग सकता है। इसी स्वर्गीय गांव में रहता था चौधरी नाम का एक जमींदार। उसकी हवेली गांव के सबसे ऊंचे टीले पर थी, जहां से पूरा कनकपुर नजर आता था। चौधरी का कद लंबा, चेहरा भरा हुआ और आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती थी। वह जब भी अपनी हवेली की छत पर खड़ा होकर गांव के हरे भरे खेतों को देखता तो उसके मन में केवल एक ही विचार आता, काश ये सारी जमीन मेरी होती। इस दिन भी चौधरी अपनी छत पर खड़ा होकर खेतों को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी और माथे पर बल पड़े हुए थे। अरे यह क्या सोच रहे हैं आप? उसकी पत्नी रूपवती ने पूछा। रूपवती का रंग गोरा था, परंतु उसके मन में हमेशा कोई न कोई कुटिल योजना चलती रहती थी। वह अपने पति से भी अधिक चालाक और महत्वाकांक्षी थी। चौधरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रूपवती, मैं सोच रहा था कि यह सारी उपजाऊ जमीन काश मेरी होती। अगर ऐसा हो जाए तो मैं पूरे राज्य में अनाज का राजा बन जाऊंगा। राजा महाराज भी मुझसे डरने लगेंगे। रूपवती ने अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, तो फिर सपने देखने से क्या होगा? आप जमींदार हैं या कोई साधारण किसान? दूसरे जमींदार कितनी आसानी से किसानों की जमीनें हथिया लेते हैं, कभी कर्ज के नाम पर, कभी जबरदस्ती से, कभी झूठे मुकदमों से, और आप हैं कि बस सपने देखते रहते हैं। चौधरी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? हर बार जब भी कोई योजना बनाता हूँ, वह शैतान हरिया का बेटा अर्जुन सब बिगाड़ देता है। वह लड़का, उसकी बुद्धि मुझे हैरान कर देती है। कभी कभी लगता है कि वह मेरे मन की बात पढ़ लेता है। रूपवती ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे अर्जुन की सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाए। जब तक वह बाधा है तब तक आप गांव के खेतों पर कब्जा नहीं कर सकते। इतना कहकर रूपवती मुस्कुराती हुई अंदर चली गई, छोड़ गई चौधरी को उसके कुटिल विचारों के साथ। गांव के दूसरी ओर मिट्टी के बने एक सुंदर घर में रहता था हरिया। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। चेहरा मेहनत से तपा हुआ, परंतु आंखों में ईमानदारी की चमक थी। वह गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था। अगली सुबह हरिया खेत जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपना हल और बैल तैयार कर रहा था कि तभी उसका पुत्र अर्जुन उसके पास आया। अर्जुन की उम्र केवल 20 वर्ष थी, परंतु उसमें अपने से दोगुनी उम्र के लोगों जैसी समझदारी थी। उसका कद मध्यम, शरीर मजबूत और आंखों में अद्भुत तेजस्विता थी। गांव वाले कहते थे कि अर्जुन में सरस्वती और हनुमान दोनों का वास है। पिताजी, अर्जुन ने कहा, आज से आप घर में आराम कीजिए, अब खेत में संभाल लूंगा। हरिया ने चौंकते हुए कहा, अरे यह कैसी बातें कर रहा है बेटा? किसान कभी आराम नहीं करता। किसान के खून में मेहनत दौड़ती है, यह हमारा धर्म है। अर्जुन ने अपने पिता के हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन अब आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। आपने बहुत कष्ट उठाकर मुझे बड़ा किया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी और माँ की सेवा करूँ। मैं जवान हो गया हूँ, खेत संभाल सकता हूँ। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें अर्जुन जैसा पुत्र मिला। माता पिता अपना सारा जीवन संतान को बड़ा करने में लगा देते हैं, और जब संतान यही वाक्य कह दे तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। अर्जुन की माँ सुमित्रा यह सब सुन रही थी। वह रसोई से बाहर आई और बोली, हरिया, हमारा अर्जुन सच में बड़ा हो गया है। लगता है भगवान ने इसे कुछ खास काम के लिए भेजा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए खेत की ओर निकल पड़ा। आज से वह न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का भविष्य अपने कंधों पर उठाने वाला था। अर्जुन अपने खेत पहुंचा और मेहनत से हल चलाने लगा। वह जब काम में मगन था तभी गांव का मुखिया रामदास कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। रामदास 55 वर्ष का था, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, परंतु कभी कभी बहुत सीधा होने के कारण दूसरों की चालों को समझने में देर लगा देता था। अर्जुन बेटा, मुखिया ने कहा,
कैसे हो? लगता है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। अर्जुन ने हल रोकते हुए कहा। धन्यवाद मुखिया जी। वैसे फसल तो हमारे पूरे गांव की अच्छी होगी, क्योंकि हमारी जमीन ही बहुत उपजाऊ है। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ बेटा, यह बात तो सच है, लेकिन कभी कभी मैं इसी बात से डरता हूँ। डरते हैं? मुखिया जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुखिया ने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा। अर्जुन, तुम तो जानते हो हमारे गांव के जमींदार की नजर हमेशा किसानों की जमीन पर रहती है। अब तक तो तुम्हारी चतुराई की वजह से वह अपने खेल में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन सवाल यह है कि कब तक? चौधरी कभी हार नहीं मानता। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मुखिया जी, मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूँ। इस गांव का नमक खाया है मैंने, मेरे जीते जी वह अपने गंदे मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता, यह मेरा वचन है। गांव के अन्य किसान जो मुखिया के साथ आए थे, उन्होंने राहत की सांस ली। उनमें से एक बूढ़े किसान ने कहा। अर्जुन बेटा, भगवान करे तुम हमेशा इसी तरह गांव की रक्षा करते रहो। मुखिया मुस्कुराया और वहां से चला गया, परंतु उसके मन में अभी भी चिंता थी। उधर जमींदार चौधरी अपनी हवेली के बाहर मंडप में बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र नौकर कलुआ को बुलाया। कलुआ एक धूर्त व्यक्ति था। उसकी उम्र 40 के आसपास थी, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा छल छिपा रहता था। वह चौधरी का हर गैर कानूनी काम करता था। कलुआ, चौधरी ने गुस्से से कहा। बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब वही करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था। मालिक, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, कलुआ ने कहा। चौधरी ने उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा। कलुआ की आंखें फैल गईं। मालिक, आप जो कह रहे हैं वह तो। कलुआ ने घबराते हुए कहा। क्या हुआ? चौधरी ने तेज आवाज में कहा। मालिक, यह तो बहुत बड़ी बात है। गांव वाले मुखिया पर बहुत विश्वास करते हैं और अर्जुन तो मुखिया का सबसे बड़ा समर्थक है। अगर वह शक कर गया तो? चौधरी ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मैंने जो कहा है वो करो कलुआ, तुम्हें मोटी रकम मिलेगी और फिर देखना कैसे मैं मुखिया और अर्जुन को अपनी बुद्धि से पटकता हूँ। अब की बार मेरी योजना इतनी चतुर है कि अर्जुन भी नहीं समझ पाएगा। कलुआ डरते डरते वहां से चला गया। चौधरी की इस योजना में गांव के राजकुएं को बंद करना था और सारा पानी अपने खेत में मोड़ना था, फिर मुखिया पर इल्जाम लगाना था। कुछ दिन बाद की बात है। रात का समय था और चांद की रोशनी में कलुआ कुछ और लोगों के साथ गांव के राजकुएं के पास खुदाई कर रहा था। वे चुपचाप सुरंग बना रहे थे जो कुएं के पानी को चौधरी के खेत की ओर मोड़ देगी। आराम से खोदो, कलुआ ने धीरे से कहा। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह जब अर्जुन अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि मुखिया रामदास मुंह लटकाए खड़ा था। उसके चारों ओर गांव के सारे किसान जमा थे और सभी के चेहरे पर गुस्सा था। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। सबके चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए हैं और सब लोग मुखिया जी को इस तरह क्यों देख रहे हो? गांव के एक किसान गोपाल ने गुस्से से कहा। अर्जुन, मुखिया की वजह से हमारा राजकुआं पूरी तरह से सूख गया है। वही कुआं जिससे हम सालों साल अपने खेतों के लिए पानी लेते थे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? दूसरे किसान सुरेश ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुखिया के खेत में पानी जा रहा है, बाकी सबके खेत सूखे हुए हैं। मुखिया रामदास ने आंखें भर आईं और कहा। अर्जुन, मुझे खुद नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुखिया हो, एक और किसान ने कहा। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुएं की देखभाल करो, फिर यह कैसे हुआ? अर्जुन ने सबको शांत कराते हुए कहा। तुम सब कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन तेजी से कुएं की ओर गया। वह आसपास की नालियों और रास्तों का निरीक्षण करने लगा। उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीज पर टिक रही थी। वह मिट्टी के निशान देख रहा था, पानी के बहाव की दिशा समझ रहा था। कुछ घंटे बाद अर्जुन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वह समझ गया था कि असली खेल क्या है।
तभी चौधरी कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर झूठी चिंता थी। अर्जुन, चौधरी ने कहा, सुना है कि गांव में पानी की समस्या हो गई है, बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने तीखी नजरों से चौधरी को देखा। हाँ जमींदार जी, बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि यह कुआं मुखिया जी की वजह से नहीं सूखा है। कैसे? चौधरी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। चलिए मेरे साथ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन सबको कुएं के पास ले गया और एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। देखिए, यह जो पत्थर है, इसके नीचे एक पुराना रास्ता है जो मिट्टी में दब चुका है। अब इस मिट्टी को हटाओ। गांव वाले मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी ही देर में एक संकरी सुरंग दिखाई दी। अब कोई एक आदमी इसमें जाकर देखे कि यह सुरंग कहाँ जाती है, अर्जुन ने कहा। एक नौजवान अंदर गया। कुछ देर बाद वह पसीने से तरबतर होकर बाहर निकला। यह सुरंग तो जमींदार के खेतों की ओर जाती है। सभी गांव वालों ने चौधरी की ओर देखा। चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। अभी रुकिए, अर्जुन ने कहा। अब उस पत्थर के दूसरी तरफ देखिए, वहाँ भी एक रास्ता है जो अभी हाल ही में साफ किया गया है। वहाँ भी एक सुरंग मिली जो मुखिया के खेत की ओर जाती थी। अर्जुन ने समझाया। देखिए, यही पूरी साजिश है। पहले जमींदार ने कुएं से पानी अपने खेत में सुरंग बनाकर मोड़ लिया, फिर थोड़ा सा पानी मुखिया के खेत में भेज दिया ताकि पूरा शक मुखिया पर आ जाए। उनका मकसद था कि तुम लोग मुखिया से नाराज हो जाओ। गांव वालों की निगाहें अब चौधरी पर थी। चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन, चौधरी ने दांत पीसते हुए कहा, याद रखना, हर किसी का वक्त आता है, मेरा भी आएगा। मैं तुझे देख लूंगा। इतना कहकर चौधरी वहां से चला गया। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे बदनामी से बचा लिया। अर्जुन ने कहा। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैंने कहा था न कि जब तक मैं हूँ, जमींदार जैसे लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। शाम को अर्जुन घर पहुंचा तो उसके पिता हरिया पहले से ही सब कुछ जान चुके थे। बेटा, हरिया ने कहा, मुझे गर्व है तुम पर, लेकिन जमींदार से सावधान रहना। आज की हार वह कभी नहीं भूलेगा। कुछ दिन बाद जमींदार ने अपनी दूसरी योजना शुरू की। उसकी पत्नी रूपवती ने उसे याद दिलाया था कि सुखिया के पिता ने कई साल पहले बीज के लिए कर्ज लिया था। सुखिया गांव का एक गरीब किसान था। उसकी उम्र केवल 25 वर्ष थी, परंतु गरीबी के कारण वह हमेशा परेशान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जो कुएं के बिल्कुल पास था। चौधरी कलुआ के साथ सुखिया के घर पहुंचा। सुखिया, चौधरी ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे बीज के लिए कर्ज लिया था। कल रात अचानक मुझे याद आ गया। सुखिया ने घबराते हुए कहा, हाँ जमींदार जी, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। चौधरी ने एक कागज सामने रखा। सुखिया ने देखा तो उसके होश उड़ गए। यह तो बहुत बड़ी रकम है। इतना कर्ज तो मेरे पिताजी ने कभी नहीं लिया था। चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, कर्ज पुराना है तो ब्याज तो लगेगा। यह ब्याज सहित पूरी रकम है। यह तो अन्याय है। सुखिया ने कहा, देखो भाई, जब तक रकम नहीं चुकाओगे तुम्हारा खेत अब मेरा है। चौधरी ने धमकी दी, अगर आप खेत छीन लेंगे तो मैं क्या करूँगा? जाकर अर्जुन से मदद मांग लो। वैसे भी पूरे गांव में जमींदार का सम्मान नहीं, उसी का तो सम्मान है। इतना कहकर चौधरी चला गया। सुखिया रोते हुए अर्जुन के खेत पर पहुंचा और सब कुछ बताया। अब क्या होगा अर्जुन भाई, मेरा तो खेत चला गया। अर्जुन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह तुरंत मुखिया और गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली गया। जमींदार जी, अर्जुन ने कहा, कर्ज तो सुखिया के पिता ने लिया था, तो आप उसे इतने भारी ब्याज में बदलकर जबरन खेत नहीं ले सकते। चौधरी ने अकड़ते हुए कहा, रकम मैंने दी थी, इसलिए अधिकार मेरा है। अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम चुका दो कर्ज या जाकर महाराज से शिकायत कर दो। फिर चौधरी ने गांव वालों की ओर देखकर कहा, अब से कोई भी उस कुएं से पानी नहीं ले सकता। अगर किसी को पानी चाहिए तो मुझे धन देना होगा। गांव वालों के चेहरे उतर गए। कलुआ, जा और कुएं को बंद कर दे।
चौधरी ने आदेश दिया। गांव वाले निराश होकर वापस लौटे। अर्जुन ने देखा कि सबके चेहरे पर हताशा है। मुखिया जी, अर्जुन ने कहा, अब बात केवल सुखिया की नहीं है, अब सवाल पूरे गांव का है। जमींदार चाहता है कि धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन हथिया ले। मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी गहराई से तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा, आप सबके सामने एक रास्ता रखना चाहता हूँ। हम वर्षों से केवल उस कुएं के भरोसे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। अब वक्त है खुद का पानी खुद बचाने का। क्या मतलब है अर्जुन? मुखिया ने पूछा। मतलब यह है कि हमारे गांव के पीछे जो छोटे छोटे तालाब हैं, अगर हम वहां तक कच्ची नहरें बना ले तो बारिश का सारा पानी वहां जमा हो सकता है। लेकिन अर्जुन, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, एक किसान ने कहा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हाँ लगेगी, लेकिन यह मेहनत हमारी जमीन की आजादी की कीमत होगी। अगर आज नहीं जागे तो कल हर खेत पर जमींदार का कब्जा होगा। मुखिया ने कहा, अर्जुन, तुमने जो बात कही है वह सीधे दिल में उतर गई है। हम तैयार हैं। अगली सुबह से गांव के लोगों ने काम शुरू किया। हर कोई अपने अपने औजार लेकर आया। अर्जुन ने रात भर नक्शा तैयार किया था कि कहाँ कहाँ नहरें बनानी है। दिन भर मेहनत के बाद जब शाम होती तो सभी गांव वाले एक साथ बैठकर खाना खाते। उस समय अर्जुन सबको हौसला देता। दोस्तों, अर्जुन कहता, आज हम सिर्फ नहरें नहीं बना रहे, आज हम अपनी आजादी की नींव रख रहे हैं। हरिया ने गर्व से कहा, मेरा बेटा आज सचमुच गांव का बेटा बन गया है। सुमित्रा ने कहा, हाँ, और जमींदार को अब समझ में आएगा कि किसानों को दबाया नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में गांव की नहरें पूरी हो गईं। बारिश ने साथ दिया और तालाबों में पानी लबालब भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई। चौधरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी पत्नी रूपवती ने कहा, चिंता मत कीजिए, उसने गांव का पानी तो बचा लिया, लेकिन सुखिया का खेत छुड़ाकर नहीं दे सकता। उधर अर्जुन परेशान था। सुखिया का खेत बचाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था। एक दिन अर्जुन सोच में डूबा हुआ जंगल की ओर गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु वहां आया। साधु की उम्र 60 के आसपास थी। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी शांति थी। क्या बात है पुत्र? साधु ने कहा, जवान होकर उदास क्यों बैठा है? यह उम्र तो मुस्कुराने और चुनौतियों से लड़ने की होती है। अर्जुन ने गांव की सारी कहानी बताई। साधु कुछ देर मौन रहा, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेते हैं। तू उनमें से एक है। तूने गांव को पानी दिया, लोगों को हिम्मत दी। अब प्रभु तुझे कुछ देना चाहते हैं। लेकिन बाबा क्या? जाओ अपने खेत पर जुताई करो, धरती का सीना चीरो, जो मिले उसे लेकर इसी स्थान पर लौट आना, मैं यहीं मिलूंगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने साधु की बात मान ली। अगली सुबह अर्जुन अपने खेत पर हल चला रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। यह क्या है? अर्जुन ने सोचा। यह तो कोई मणि की तरह लग रही है। मणि अलग अलग रंगों की रोशनी बिखेर रही थी। अर्जुन को साधु की बात याद आई। वह मणि को लेकर जंगल की ओर गया। साधु अभी भी वहीं था। लगता है तुझे कुछ मिल गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, यह मणि मिली है। यह कुछ अलग तरह की चमक बिखेर रही है। साधु ने गंभीरता से कहा, पुत्र, यह साधारण मणि नहीं है। यह मणि दूसरों के मन की बात तुझ तक पहुंचा सकती है। यह लोगों के विचार, उनका डर, लालच, प्रेम, सब कुछ तुझे बता सकती है। तो इसका मैं क्या करूं? यह तू तय करेगा। तू उस चतुर युवक की संतान है जो मिट्टी से भी रास्ता निकाल लेता था। इस मणि से तू केवल सुखिया का खेत ही नहीं, इस पूरे राज्य की दशा भी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद जब अर्जुन की फसल तैयार हुई तो वह मंडी गया। वहाँ एक व्यापारी उसकी फसल देखकर प्रभावित हुआ। व्यापारी मन में सोच रहा था, वाह, इसकी फसल तो बेहद उम्दा है। अगर इसके पूरे गांव की फसल मुझे मिल जाए तो 3 गुना दाम देकर भी मुझे फायदा होगा।
अर्जुन को यह आवाज अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। उसे मणि की शक्ति का एहसास हुआ। अर्जुन व्यापारी के पास गया। क्या आप मेरी फसल खरीदेंगे? हाँ, अच्छी कीमत दूंगा, पर मेरी जरूरत इससे ज्यादा की है। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे गांव की फसल खरीद लें, लेकिन तब आपको 3 गुना कीमत देनी होगी। व्यापारी चौंक गया। यह तो वही बात थी जो वह मन में सोच रहा था। ठीक है, मैं 3 गुना कीमत दूंगा, उसने कहा। अर्जुन खुशी से गांव लौटा और मुखिया को सब बताया। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मुखिया ने कहा, मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि जो भी लाभ हो उससे सुखिया की जमीन छुड़वाई जाए। गांव वाले एकजुट हो गए। अगले दिन सबकी फसल व्यापारी को बेच दी गई। अर्जुन, मुखिया और गांव वाले धन लेकर चौधरी की हवेली पहुँचे। यह लो तुम्हारा ब्याज सहित सारा धन। अर्जुन ने कहा, अब सुखिया की जमीन उसे वापस कर दो। चौधरी का मुंह देखने लायक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव वालों के पास इतना धन कहां से आया। अर्जुन, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुखिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह बताओ। चौधरी ने शक भरी नजरों से कहा, इतना धन कहां से आया? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, और हाँ, अब तुम्हारे किसी आदमी को सुखिया के खेत की ओर आते जाते देखा न तो पूरा गांव मिलकर तुम्हें जवाब देगा। चौधरी क्रोध से कांप उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसके पिता हरिया आए। अर्जुन, आखिरकार इतना धन कैसे जुटा पाए बेटा? अर्जुन ने मणि दिखाते हुए कहा, पिताजी, यह मणि साधु महाराज ने दी थी। इससे मैं लोगों के मन की बात जान सकता हूँ, इसीलिए व्यापारी से सही दाम मिल गया। हरिया ने चौंकते हुए कहा, यह तो वरदान है बेटा, पर इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। बाहर खड़ा कलुआ यह सारी बात सुन रहा था। वह दौड़ता हुआ चौधरी के पास गया। मालिक, अर्जुन के पास एक जादुई मणि है जो मन की बात बता देती है। कलुआ ने कहा। चौधरी की आंखें चमक गईं। अच्छा, तो यह बात है। अब मैं इस बात की खबर कनकपुर के राजा वीर सिंह को दूंगा। वह मणि अर्जुन के हाथों में ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अगली सुबह चौधरी और कलुआ राजा वीर सिंह के दरबार में पहुँचे। महाराज, चौधरी ने कहा, हमारे गांव का एक किसान बहुत चतुर है। उसके पास एक जादुई मणि है जो लोगों के मन की बात बता देती है। अगर वह अमीर बन गया तो आपके राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राजा वीर सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। अगर तुम्हारी बात सच है तो वह मणि हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अगर झूठ निकली तो तुम जानते हो कि हम झूठ बोलने वालों का क्या अंजाम करते हैं। महाराज, आप अपने किसी सैनिक को भेजकर अर्जुन को बुला सकते हैं। राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया। सैनिक कलुआ के साथ गया और अर्जुन को बंदी बनाकर ले आया। तभी दरबार में एक वृद्ध भिखारी आया। यह वही व्यक्ति था जो अर्जुन को खेत में मिला था। मैं एक साधु हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए, भिखारी ने कहा। राजा वीर सिंह साधुओं का सम्मान करता था। उसने अपना सिंहासन साधु को दे दिया। जब अर्जुन को दरबार में लाया गया तो राजा ने कहा, सुना है तुम्हारे पास एक जादुई मणि है, वह हमारे हवाले कर दो। अर्जुन ने सिंहासन पर बैठे साधु को देखा और मणि की मदद से उसके मन की बात जानी। वह समझ गया कि यह कोई साधु नहीं बल्कि राजा भैरव है जो राजा वीर सिंह को मारकर राज्य हथियाना चाहता है। महाराज, अर्जुन ने कहा, अगर वह मणि आपको चाहिए तो मैं इनकार नहीं करूँगा, परंतु यदि मैं कहूँ कि आपका शत्रु इस समय महल में मौजूद है और वह आपकी हत्या करके राज्य हथियाना चाहता है, तब आप क्या करेंगे? राजा चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन ने साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधु नहीं है, यह राजा भैरव है जो आपको धोखा देकर मारना चाहता है। यह सुनकर भिखारी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर राजा की गर्दन पर रख दी। हाँ मूर्ख, तुझे कैसे पता कि मैं राजा भैरव हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह मणि मन की बात बताती है। सुबह जब तुम मुझसे खेत में मिले थे तब मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया था। अर्जुन ने एक तेज वार किया और भैरव को नीचे गिरा दिया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया।
राजा वीर सिंह ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता था सिर्फ एक मणि के लालच में, और तुमने मुझे ही बचाया। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगला राजा कोई ऐसा हो जो चतुर हो, न्यायप्रिय हो और प्रजा के प्रति सच्चा प्रेम रखता हो। मैं तुम्हें यह राज्य सौंपना चाहता हूँ। चौधरी और कलुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरा पहला फैसला यह है कि चौधरी और कलुआ को उनकी कुटिल योजनाओं के लिए दंडित किया जाए। उसी दिन अर्जुन को कनकपुर राज्य का राजा घोषित किया गया। राजा बनने के बाद अर्जुन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने सबसे पहले चौधरी की सारी अवैध संपत्ति गरीब किसानों में बांट दी। कलुआ को कड़ी मेहनत करने की सजा दी गई ताकि वह सुधर सके। अर्जुन ने राज्य में कई तालाब और कुएं बनवाए। उसने यह नियम बनाया कि पानी पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा। उसने किसानों के लिए बीज बैंक बनवाया ताकि कोई भी किसान साहूकारों के चक्कर में न फंसे। अर्जुन ने अपने माता पिता को महल में बुलाया, लेकिन हरिया और सुमित्रा ने कहा, बेटा, हम अपने गांव में ही खुश हैं। तू राजकाज संभाल, हम यहीं तेरी प्रजा की तरह रहेंगे। राजा अर्जुन हर हफ्ते अपने गांव जाता और अपने पुराने दोस्तों से मिलता। वह कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। सुखिया अब एक समृद्ध किसान बन गया था। मुखिया रामदास को राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया गया। राजा अर्जुन का शासन न्याय और प्रेम पर आधारित था। उसने कभी भी अपनी मणि का गलत उपयोग नहीं किया। जब भी कोई मुकदमा आता, वह पहले अपनी बुद्धि से सोचता, फिर जरूरत पड़ने पर ही मणि की सहायता लेता। एक दिन एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। महाराज, मेरा साझीदार मुझे धोखा दे रहा है। वह कहता है कि मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने लिए हैं। अर्जुन ने दोनों को बुलाया। मणि की सहायता से उसने जाना कि वास्तव में व्यापारी झूठ बोल रहा था। उसने न्याय किया और झूठे व्यापारी को सजा दी। धीरे धीरे राजा अर्जुन की न्यायप्रियता की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। लोग कहते थे कि राजा अर्जुन के पास दिव्य शक्ति है, जिससे वह हमेशा सच का पता लगा लेता है। अर्जुन के न्यायपूर्ण शासन से पड़ोसी राज्यों के राजा परेशान होने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी प्रजा भी अर्जुन जैसा राजा न मांगने लगे। 3 पड़ोसी राजाओं ने मिलकर अर्जुन पर आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन की प्रजा उसके साथ थी। किसान भी हथियार उठाकर अपने राजा के लिए लड़े। युद्ध में अर्जुन ने अपनी मणि का सदुपयोग किया। उसने शत्रुओं की योजनाओं को पहले से जान लिया और उनका सामना किया। अंत में शत्रु राजाओं को हार माननी पड़ी, लेकिन अर्जुन ने उनके साथ भी न्याय किया। उसने उन्हें कैद नहीं किया, बल्कि समझाया कि शासन प्रजा की सेवा के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। राजा अर्जुन के आदर्श शासन की कहानी पूरे देश में फैली। दूर दूर से राजा और मंत्री उससे सीखने आते। अर्जुन ने एक राजा महाविद्यालय की स्थापना की, जहां भावी राजाओं को सिखाया जाता था कि कैसे प्रजा की सेवा करें। उसने कहा, राजा वही है जो प्रजा का पिता हो, जो उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, जो महल में बैठकर भी किसान की मेहनत को याद रखे। अर्जुन ने यह भी नियम बनाया कि राज्य का कोई भी अधिकारी साल में कम से कम 1 महीना खेतों में काम करे, ताकि वह किसानों की मुश्किलों को समझ सके। राजा बनने के कुछ साल बाद अर्जुन का विवाह गांव की ही एक सुशील कन्या प्रिया से हुआ। प्रिया भी अर्जुन की तरह सरल और दयालु थी। प्रिया ने राज्य में महिलाओं की शिक्षा के लिए कई विद्यालय खोले। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर लड़की को पढ़ने का अधिकार मिले। अर्जुन और प्रिया के 2 बच्चे हुए, एक बेटा राम और एक बेटी सीता। अर्जुन ने उन्हें भी वही संस्कार दिए जो उसे अपने माता पिता से मिले थे। राम और सीता को भी खेतों में काम करना सिखाया गया। उन्हें समझाया गया कि राजघराने में जन्म लेने का मतलब यह नहीं है कि वे आम लोगों से अलग हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने बेटे राम से कहा, बेटा, यह मणि मुझे एक साधु ने दी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि यह मन की बात बताती है। तो फिर क्या है पिताजी? राम ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसने मुझे सिखाया कि दूसरों के मन की बात जानने से ज्यादा जरूरी है अपने मन की बात सुनना। जब हम अपने मन में सच्चाई और प्रेम रखते हैं तो हमें किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं होती। असल में अर्जुन ने वर्षों पहले ही समझ लिया था कि मणि की शक्ति उसकी अपनी बुद्धि और सच्चाई का प्रतिबिंब है। वह मणि का उपयोग कम करता गया और अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करने लगा। राजा अर्जुन ने 40 साल तक न्यायपूर्ण शासन किया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई प्यासा नहीं रहता था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटे राम को सौंपी, लेकिन पहले उसने राम की परीक्षा ली। राम, अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें राज्य के खजाने और एक गरीब किसान की भूख में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? राम ने बिना हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, राज्य का खजाना प्रजा की सेवा के लिए है। अगर एक भी व्यक्ति भूखा रह जाए तो पूरा खजाना व्यर्थ है। अर्जुन ने संतुष्ट होकर राज्य राम को सौंप दिया। राजा अर्जुन की कहानी आज भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। वह कहानी जो सिखाती है कि असली शक्ति धन या जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत में है। कनकपुर गांव आज भी है। वहाँ अर्जुन की मूर्ति लगी है। उस मूर्ति के नीचे लिखा है, यहाँ जन्मा था एक किसान का बेटा, जिसने सिखाया कि राजा वही है जो प्रजा का सेवक हो। हर साल अर्जुन के जन्मदिन पर गांव में मेला लगता है। उस दिन सभी लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि वे भी अर्जुन की तरह ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिएंगे। आज भी जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है और उसे लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा, तो वह कहता है, काश राजा अर्जुन होता। और यही है अर्जुन की सबसे बड़ी विजय, लोगों के दिलों में बसी उसकी न्यायप्रियता और सच्चाई की अमर गाथा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी सच्चाई में है, असली शक्ति प्रेम में है और असली सफलता दूसरों की सेवा में है। राजा अर्जुन की तरह हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे न्यायपूर्ण कार्य करके समाज को बेहतर बना सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा था, राजा वही है जो प्रजा का पिता हो, उसी तरह इंसान वही है जो दूसरे इंसानों को समझता हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि YouTube इस वीडियो को आगे और भी व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। विराट नगर से कुछ मील दूर हरे भरे खेतों के बीच बसे छोटे से गांव में गिरधर नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी आंखों में सदैव एक चिंता की रेखा दिखाई देती थी, मानो कोई भारी बोझ उसके मन पर सवार हो। वह बोझ था उसकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी, उषा और गौरी। उषा, बड़ी बेटी, अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी, जो उसकी मां की मृत्यु के बाद से और भी गहरी हो गई थी। वहीं छोटी गौरी अपने नाम के अनुरूप ही सूर्य की किरणों की तरह चमकदार और नटखट थी। उसकी हंसी घर की दीवारों में गूंजती रहती और गिरधर के चेहरे पर मुस्कान लाने का एकमात्र कारण थी। सुबह का समय था, सूर्य भी अभी उदय हुआ था और खेतों में सुनहरी रोशनी बिछ रही थी। गिरधर अपने खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अरे गिरधर भाई, दूर से आवाज आई। मोहन, गिरधर का पुराना मित्र, तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। कभी आराम भी कर लिया करो यार, तुम तो दिन रात काम में ही लगे रहते हो। अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? गिरधर ने हल रोकी और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसकी आंखों में दर्द था पर दृढ़ता भी। मोहन, उसकी आवाज में थकान थी पर प्रेम भी। तुम्हें पता है न कि जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ चली गई। उस दिन से मैंने प्रण लिया था कि मैं उनके लिए माँ और बाप दोनों बनूंगा। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता मोहन, कभी नहीं। मोहन ने गिरधर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन भाई, तुम इतना काम करते हो कि अपना ख्याल ही नहीं रखते। देखो, तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। ये छाले मेरी बेटियों की खुशी का निशान है। गिरधर ने अपने घायल हाथों को देखा। जब तक ये हाथ काम करते रहेंगे मेरी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होगी।
मोहन की समझाइश के बावजूद गिरधर अपने काम में वापस जुट गया। शाम होते होते जब वह घर पहुंचा तो उसका हाल देखकर दोनों बेटियां चिंतित हो गईं। पिताजी, उषा तुरंत उसके पास दौड़ी आई। आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, और देखिए आपके हाथों से खून निकल रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते। गिरधर ने प्यार से उषा के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी ही तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा, उसके बाद तो आराम ही करना है। तभी गौरी पानी का लोटा लेकर आई। वह अपने पिता के पैर छूकर बोली, पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप हमेशा कहते हैं न कि मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? गिरधर की आंखें नम हो गईं। अरे मेरी नन्ही परी, तू तो सच में मेरी जान है, लेकिन समाज के नियम हैं बेटी, लड़कियों की शादी करनी ही पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि शादी के बाद हम आपसे कम प्रेम करेंगे? गौरी ने मासूमियत से पूछा। गिरधर ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी नहीं, तुम दोनों जहाँ भी रहोगी मेरा प्यार तुम्हारे साथ ही रहेगा। रात का समय था। गिरधर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उषा और गौरी की आंखों में नींद कहाँ। दोनों बहनें चुपचाप उठीं और आपस में बात करने लगी। गौरी, उषा की आवाज में चिंता थी। पिताजी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। आज उनके हाथों से खून निकल रहा था। गौरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। दीदी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या बात गौरी? उषा ने संदेह से देखा। कुछ भी ऐसा मत करना कि पिताजी हमसे नाराज हो जाए। गौरी ने एक छोटा सा मटका दिखाया। उषा ने उसे ध्यान से देखा। वह एक साधारण सा मिट्टी का मटका लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। अरे तुम मुझे यह खाली मटका क्यों दिखा रही हो? उषा ने पूछा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, गौरी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। यह खाली नहीं है दीदी, और यह कोई साधारण मटका भी नहीं है। आप बस मेरे साथ चलिए, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। दोनों बहनें चुपचाप घर के पिछले हिस्से में गईं, जहाँ कई पुराने पेड़ लगे हुए थे। चांदनी रात में वह जगह एक जादुई माहौल में डूबी हुई लग रही थी। गौरी ने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए कहा, दीदी, अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। आप इस मटके का पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप जी भर के फल तोड़ लेना, लेकिन याद रखिएगा एक भी पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। उषा के होश उड़ गए। यह तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास यह शक्ति कहाँ से आई? गौरी ने गंभीरता से कहा। दीदी, प्रश्न मत कीजिए, बस जैसा कहा है वैसा कीजिए। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। लेकिन गौरी, दीदी, गौरी की आवाज में अनुरोध था। पिताजी के लिए कृपया मेरा विश्वास कीजिए। उषा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह मटका उठाया। अजीब बात यह थी कि मटका बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे उल्टा किया तो उसमें से स्वच्छ चमकता हुआ पानी निकलने लगा। जैसे ही पानी गौरी के ऊपर गिरा, एक चमकदार रोशनी फैली और देखते ही देखते गौरी का स्थान एक अद्भुत फल के पेड़ ने ले लिया। पेड़ पर लटके फल इतने सुंदर और सुगंधित थे कि उषा का मन मोह गया। डरते डरते पर बहुत सावधानी से उषा ने फल तोड़े। हर फल इतना मीठा और रसीला था जैसे स्वर्ग से आया हो। जब टोकरी भर गई तो उसने फिर से मटके का पानी पेड़ की जड़ों में डाला। फिर से वही चमकदार रोशनी, और गौरी वापस अपने मानव रूप में आ गई। दीदी, देखा मेरा कमाल? गौरी ने खुशी से कहा। अब हम इन फलों को बाजार में बेचेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पिताजी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उषा अभी भी सदमे में थी। सब तो ठीक है गौरी, लेकिन तुमने यह कहाँ से सीखा? कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र में तो नहीं पड़ गई हो? अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ।
गौरी का चेहरा गंभीर हो गया। दीदी, अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो मेरी यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज के बाद मुझसे यह प्रश्न कभी मत पूछिएगा। अगले दिन प्रातःकाल दोनों बहनें फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंची। गौरी के फलों की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि लोग दूर से ही खिंचे चले आते थे। यह कैसे फल हैं? एक ग्राहक ने पूछा। इनकी सुगंध तो स्वर्गीय है माता जी, यह सबसे मीठे और स्वादिष्ट फल हैं। उषा ने कहा, एक बार खाकर देखिए। फल इतने स्वादिष्ट थे कि ग्राहक मुंह में रखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ ही घंटों में सारे फल बिक गए और उन्हें अच्छी कीमत मिली। इस तरह रोजाना गौरी पेड़ बनती, उषा फल तोड़ती और वे बाजार में जाकर उन्हें बेच देती। पैसे आने से गिरधर के चेहरे पर खुशी आ गई। बेटियों, तुम कहाँ से इतने पैसे ले आ रही हो? गिरधर ने एक दिन पूछा। पिताजी, हमने कुछ छोटे मोटे काम शुरू किए हैं। उषा ने कहा, अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए। लेकिन गिरधर को संतुष्टि नहीं मिली। नहीं बेटी, जब तक मैं हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त कमा सकता हूँ। इधर गौरी और उषा के फल धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। वे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उन्हें राजमहल तक पहुंचाने लगे। एक दिन महारानी प्रभा अपनी दासी से कह रही थी, आज बाजार से जो फल लाई हो वे बहुत अलग हैं। इनकी सुगंध पूरे महल में फैल रही है। जी महारानी, आज ही इन्हें विशेष रूप से महाराज के लिए मंगवाया था, दासी ने कहा। तभी महाराज कुमार सिंह अपने कक्ष से निकले। वे अभी भी जवान थे, लेकिन उनके चेहरे पर शासन का भार दिखाई देता था। पहली शादी के कई साल बाद भी उन्हें वह खुशी नहीं मिली थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। महारानी, यह कैसी मनमोहक सुगंध है? राजा ने पूछा। मैं दरबार से यहाँ तक इसे सूंघते हुए आया हूँ। महाराज, यह विशेष फल है, कृपया इनका स्वाद लीजिए। राजा ने फल खाया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। यह क्या है? इतना मीठा और स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी जादू से बना हो। महाराज, क्या मैं प्रतिदिन यही फल मंगवाऊं? महारानी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। और मुझे पता लगवाना होगा कि यह फल आता कहाँ से है। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री कृष्ण दास एक बुद्धिमान और वफादार व्यक्ति था जो राजा का बचपन का मित्र भी था। मंत्री जी, राजा ने कहा, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। पहले यह फल लीजिए। मंत्री ने फल खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। महाराज, यह तो अद्भुत है, लेकिन मुझे क्या करना है? आपको पता लगाना है कि यह फल किस पेड़ से आता है। इसका पेड़ कहाँ है? ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। इसकी सुगंध और स्वाद बेमिसाल है। मंत्री और उसके सैनिकों ने पूरे राज्य की छानबीन की, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हताशा से कहा, मैं आपका गुप्त कार्य करने में पहली बार असफल हो गया हूँ। पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा कोई पेड़ नहीं है। राजा के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन राजा ने साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बाजार में जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां, एक गंभीर सी बड़ी लड़की और एक हंसमुख छोटी लड़की फल बेच रही थी। सुनो, राजा ने व्यापारी बनकर कहा, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद में भी यह बहुत मीठे होंगे। एक बात बताओ, यह फल तुम लोग कहाँ से लेकर आती हो? गौरी तुरंत सतर्क हो गई। यदि आपको ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहाँ है। राजा समझ गया कि यह लड़कियां कोई रहस्य छुपा रही हैं। उन्होंने मन में योजना बनाई कि वे स्वयं इनका पीछा करेंगे। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से दोनों बहनों का पीछा किया। जब गौरी घर के पीछे जाकर ध्यान मुद्रा में बैठी और उषा ने उस पर पानी डाला तो राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके।
यह लड़की तो सचमुच अद्भुत है। राजा ने मन में सोचा, यह तो जादुई शक्ति है, इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों का उपयोग राज्य की भलाई के लिए हो सकता है। राजा के मन में एक योजना आई। वे तुरंत महल वापस गए और मंत्री से कहकर गिरधर को राज दरबार में बुलवाया। गिरधर राज दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ पांव कांप रहे थे। एक साधारण किसान के लिए राजा के सामने जाना किसी सपने के समान था। आइए आइए गिरधर जी, राजा ने स्नेह से कहा, हमसे डरने की कोई बात नहीं है, हम तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। महाराज, गिरधर ने कांपती आवाज में कहा, भला एक राजा को मुझ गरीब से क्या काम हो सकता है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गिरधर जी, बात यह है कि हम विवाह करना चाहते हैं और हमें आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या वह इस राजमहल की महारानी बन सकती है? गिरधर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। महाराज, आप मेरी गौरी से विवाह करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने सुना है कि वह बहुत सुशील और गुणवान है। गिरधर की आंखें नम हो गईं। महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है। बिल्कुल, आप सोच विचार कर लीजिए, राजा ने कहा। गिरधर घर पहुंचा तो वह परेशान और चिंतित था। दोनों बेटियां उसे देखकर घबरा गईं। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? उषा ने पूछा, कहीं हमारी वजह से कोई समस्या तो नहीं? बेटियों, गिरधर ने गहरी सांस ली, आज राजा ने मुझे दरबार में बुलाया था। उन्होंने गौरी से विवाह का प्रस्ताव दिया है। दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। लेकिन पिताजी, गौरी ने पूछा, राजा पहले से विवाहित है ना? फिर मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई और मामला तो नहीं। तभी मोहन वहां आया। गिरधर ने उसे सारी बात बताई। अरे गिरधर, मोहन ने उत्साह से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने स्वयं प्रस्ताव दिया है। राजा को ना करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। तुम हाँ कह दो। लेकिन मोहन, राजा पहले से विवाहित है। गौरी से विवाह के पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखो गिरधर, राजाओं की कई पत्नियां होती हैं। तुम्हारी बेटी रानी बनेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? गौरी ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझसे मिलते रहें। गिरधर ने अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू सच में बहुत समझदार है। कुछ ही दिनों में राजा कुमार सिंह और गौरी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। गौरी को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण था। महारानी प्रभा शुरू में खुश लग रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि राजा गौरी पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। विवाह की रात राजा ने गौरी से कहा, महारानी गौरी, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने आपको विवाह का प्रस्ताव क्यों दिया था। आज आपको बताना ही होगा। गौरी ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब महाराज? दरअसल मुझे आपके उस रहस्य का पता चल गया है कि आप एक साधारण स्त्री होते हुए भी एक पेड़ बन सकती हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से आपको फल का पेड़ बनते देखा था। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, आज तक यह रहस्य केवल आपकी बहन को पता था और अब मैं इसका भागीदार हूँ। राजा ने कहा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त महाराज? जब भी मेरी इच्छा होगी, आपको मेरे सामने फलों का पेड़ बनकर मुझे प्रसन्न करना होगा। गौरी ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह समझ गई थी कि राजा ने उससे विवाह केवल इसीलिए किया था। दिन बीतते गए। राजा गौरी के साथ अधिकतर समय बिताते थे।
वे उससे पेड़ बनने को कहते, मीठे फलों का स्वाद लेते और फिर उसे वापस इंसान बना देते थे। इधर महारानी प्रभा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। दासी, एक दिन प्रभा ने अपनी विश्वस्त दासी से कहा, महाराज कहाँ है? कितना समय हो गया वे मुझसे मिलने नहीं आए। महारानी, जब से उन्होंने दूसरा विवाह किया है उनका सारा समय छोटी महारानी के साथ बीतता है। दासी ने कहा, आपको कुछ करना चाहिए। प्रभा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, मैं उस गरीब को इस महल में नहीं रहने दूंगी। मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा। एक दिन जब गौरी शाही बगीचे में ध्यान मुद्रा में बैठी और राजा ने उस पर पानी डाला तो प्रभा छुपकर यह सब देख रही थी। तो यही है इसका रहस्य, प्रभा ने सोचा। छोटी महारानी के पास जादुई शक्ति है और महाराज को इसका पता है। अब मैं समझी कि महाराज ने इससे विवाह क्यों किया। अगले दिन प्रभा मुस्कुराते हुए गौरी के पास आई। गौरी बहन, प्रभा ने मधुर आवाज में कहा, आइए आइए, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझती हूँ। गौरी खुश हो गई। सच में दीदी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम रानियों का जीवन बहुत अकेला होता है। आपके आने से अच्छा लगने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। तो क्यों न हम दोनों बहनें कुछ समय बिताएं? चलिए जंगल की ओर चलते हैं, वहाँ शिकार करेंगे और घूमेंगे। गौरी ने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन पहले महाराज से आज्ञा ले लें। महाराज तो दरबार के कामों में व्यस्त होंगे। चलो हम चलते हैं। क्या आप अपनी बड़ी बहन के लिए इतना नहीं करेंगी? गौरी तैयार हो गई। तैयारी करते समय उसे अपने जादुई मटके का ध्यान आया। इस मटके को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। गौरी ने सोचा, कहीं दासियां इसे साधारण मटका समझकर कहीं रख दे। वह मटका साथ लेकर चल दी। दोनों रानियां जंगल में पहुंची। प्रभा ने एक सुनसान जगह का चुनाव किया था। थोड़ी दूर जाने पर प्रभा ने कहा, अरे गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तेज भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं। दीदी, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, प्रभा ने नाटक करते हुए कहा, पानी तो पास में है। मेरी इच्छा है कि इस समय मुझे कोई सुगंधित फल मिल जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गौरी ने चारों ओर देखा, लेकिन दीदी यहाँ तो कोई फल का पेड़ नजर नहीं आता। तो प्रभा ने अभिनय करते हुए कहा, कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर महाराज तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे रहते मुझे क्या हुआ। गौरी घबरा गई। प्रभा की हालत देखकर उसे लगा कि वाकई कुछ गंभीर बात है। ठीक है दीदी, गौरी ने कहा, यह लीजिए जादुई मटका, मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ। आप इससे मुझ पर पानी डाल दीजिए, मैं फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, पेड़ की कोई पत्ती जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। बाद में फिर से पानी डालने पर मैं इंसान बन जाऊंगी। तुम्हारे पास सचमुच ऐसी शक्ति है? प्रभा ने नकली आश्चर्य दिखाया। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठ गई। प्रभा ने मटके से पानी डाला और गौरी एक सुंदर फल के पेड़ में बदल गई। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई। प्रभा ने मन में कहा, अब मैं तुम्हें कभी स्त्री नहीं बनने दूंगी। उसने जानबूझकर पेड़ की पत्तियां तोड़ी और जमीन पर गिरा दी। फिर उसने गौरी का जादुई मटका भी तोड़ दिया। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रह सकती हो, कहकर वह हंसते हुए वहां से चली गई। राजमहल में राजा दोनों रानियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब केवल प्रभा वापस आई तो राजा चिंतित हो गए। महारानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? आप दोनों बिना बताए महल से क्यों निकली थीं? प्रभा ने रोना शुरू कर दिया। महाराज, अनर्थ हो गया। जिस गरीब को आप रानी बनाकर लाए थे वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रही हैं? छोटी महारानी ऐसी नहीं है, यह सत्य है महाराज। हम दोनों जंगल गए थे, वहाँ गौरी ने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। उसने मुझे बीच जंगल में छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। राजा का दिल टूट गया। वे गौरी से बहुत प्रेम करने लगे थे।
उन्होंने सोचा कि शायद गौरी को उनकी शर्त पसंद नहीं आई और वह भाग गई। इधर गौरी पेड़ के रूप में जंगल में अकेली कष्ट झेल रही थी। वह न तो हिल सकती थी, न बोल सकती थी, केवल महसूस कर सकती थी कि कैसे जानवर उसकी पत्तियां खाते हैं, कैसे तेज हवाएं उसकी शाखाओं को तोड़ती हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन 3 दोस्त संजय, सोहन और रमेश जंगल से गुजर रहे थे। अरे भाइयों, रमेश ने कहा, देखो जंगल के बीच में कितना सुंदर फल का पेड़ है, चलो पहले फल खाते हैं। हाँ, सोहन ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, देखो मैं कैसे निशाना लगाकर सारे फल गिराता हूँ। उसने पत्थर उठाया। अरे रुको, संजय ने कहा, इस तरह पेड़ को कष्ट पहुँचाना अच्छी बात नहीं। अगर फल खाना है तो प्यार से तोड़कर खाओ। अरे संजय, फिर तुम्हारी मानवता जाग गई। रमेश ने मजाक किया, यह तो पेड़ है, पत्थर खाना इसका धर्म है। रमेश और सोहन ने पेड़ पर पत्थर फेंके, फल तोड़े और खाए। पेड़ की सारी पत्तियां जमीन पर गिर गई। संजय ने कोई फल नहीं खाया। तुमने कुछ नहीं खाया? सोहन ने पूछा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तुम लोग जाकर पानी ढूंढो, मैं यहीं आराम करता हूँ। जब दोनों मित्र चले गए तो संजय ने देखा कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। यह कैसा अजीब पेड़ है, संजय ने सोचा। मैंने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जिससे खून बहता हो। तभी पेड़ से एक दुखी आवाज आई, मेरी मदद करो, मैं बरसों से यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। संजय चौंक गया। क्या तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? पेड़ ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वह गौरी थी, कैसे उसके पास जादुई शक्ति थी, कैसे बड़ी रानी ने उसे धोखा दिया। यह बताओ, संजय ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली, क्योंकि अगर मैंने बताया तो मैं दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। तुम्हें पर्वत के शिखर पर जाना होगा और साधु महात्मा से मिलना होगा, वही तुम्हें पूरी कहानी बता सकते हैं। संजय ने अपने दोस्तों से पेड़ की रक्षा करने को कहा और पर्वत की ओर चल दिया। पर्वत के शिखर पर संजय ने एक साधु को तपस्या करते देखा। प्रणाम महात्मा जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ। कहो बेटे, क्या समस्या है? संजय ने गौरी की पूरी कहानी बताई। साधु ने आंखें खोली। हाँ, उस बच्ची का नाम गौरी था, मैंने उसे जादुई मटका दिया था। साधु ने बताया कि कैसे कई साल पहले गौरी और उसके 3 मित्र उसके बगीचे से फल चुराने आए थे। गौरी ने कोई फल नहीं खाया था, बल्कि अपने हिस्से के फल साधु के सिरहाने रख दिए थे। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने उसे वह जादुई मटका दिया था। साधु ने कहा, लेकिन मैंने चेताया था कि वह इसका रहस्य किसी को न बताए। महात्मा जी, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। साधु संजय के साथ चल दिए। जंगल में पहुंचकर साधु ने गौरी से कहा, बेटी, तुम सच्चे और ईमानदार हो, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने आया हूँ। साधु ने अपनी शक्ति से टूटा हुआ मटका जोड़ दिया और उससे पेड़ की जड़ों में पानी डाला। गौरी फिर से अपने मानव रूप में आ गई। आपका बहुत धन्यवाद महात्मा जी, गौरी ने कहा। आपके बिना मैं मर जाती। अब तुम कहाँ जाओगी? संजय ने पूछा। मुझे महाराज से मिलकर सच बताना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, संजय ने कहा। मुझे भी विराट नगर ही जाना है। जब वे राजमहल पहुँचे तो राजा ने संजय को देखकर कहा, अरे राजकुमार, आप तो यात्रा से जल्दी वापस आ गए। गौरी चौंक गई यह जानकर कि संजय असल में राजकुमार है और प्रभा का बेटा है। राजा गौरी को देखकर स्तब्ध रह गए। महारानी गौरी, आप कहाँ थीं? मैंने आपको बहुत ढूंढा। महाराज, सारी सच्चाई बड़ी महारानी बताएंगी, गौरी ने कहा। जब सच सामने आया तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महारानी प्रभा, राजा ने गरज कर कहा, आपने यह क्या किया है? प्रभा रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैंने यह सब संजय के भविष्य के लिए किया था। माँ, बस। संजय ने कहा, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। किसी का जीवन बर्बाद करके मेरा भविष्य बनाने की क्या जरूरत थी?
प्रभा को जेल में डाल दिया गया। राजा और गौरी फिर से खुशी से रहने लगे। संजय को नगर का राजा बनाया गया। गिरधर को राजमहल में बुलाकर सम्मान दिया गया। गौरी ने फैसला किया कि अब वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करेगी। महाराज, एक दिन गौरी ने कहा, मैंने एक बात सीखी है, कोई भी शक्ति तभी अच्छी है जब उसका सदुपयोग हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य के गरीब लोगों की मदद के लिए इस शक्ति का उपयोग करूँ। राजा मुस्कुराए, आप सच में अद्भुत हैं महारानी। आपकी यही बात मुझे आपसे प्रेम करने पर मजबूर करती है। इस तरह न्याय की जीत हुई, सच की जीत हुई और प्रेम की जीत हुई। गिरधर अपनी बेटी को रानी बना देखकर गर्वित था और गौरी ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और छलकपट कभी सफल नहीं होते। सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता ही जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर दिल से कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।